हेलो स्टूडेंट्स। जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायो का चैप्टर है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेमेस्टर में आपने जो बायो में चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, वो सारी की सारी प्रोसेस तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो स्पीसीज है उसको आगे कंटिन्यू रखना है अगर हमें, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्या है, वेरिएशंस कैसे-कैसे आते हैं, वो सारी डिटेल्स आज हम जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद वन बाय वन टॉपिक है वो क्लियर करेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक और न्यू इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन करता है। और रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अर्थ के ऊपर, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो ज़रूरी है। अगर हम अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, मान मान लो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस ना करे, तो ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी न्यू जो प्रोजेनी है वो आएगी नहीं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो होंगे नहीं, प्रोजेनी है, उसकी स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ेगी नहीं, तो धीरे-धीरे वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी एनिमल हो, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करें हम, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी स्पीसीज धीरे-धीरे अर्थ से कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो ज़रूरी है क्योंकि स्पीसीज की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनाए रखनी है। हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि भई अगर ये सारी जैसे डाइजेशन की प्रोसेस थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, इसके अलावा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस थी, तो उनमें हमने पढ़ा था कि अगर इनमें से कोई एक प्रोसेस नहीं होगी तो वो हमारे लिए फैटल कॉज़ भी हो सकती है, मतलब हमारी डेथ भी कॉज़ कर सकती है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है हमारी। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो ना करे तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं होना कि भई हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होती कि भई अगर हमने ये प्रोसेस है इसको कंटिन्यू नहीं किया तो हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया तो कुछ टाइम बाद हमारी स्पीशीज़ ज़रूर एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी न्यू प्रोजेनी तो आई नहीं। हम हमारा एक टाइम होगा जब हमारी डेथ हो गया, हमारे डेथ के बाद हमारी प्रोजेनी है नहीं, तो हमारी स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट होगी ना अर्थ पर से। तो रिप्रोडक्शन हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? हमारी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली 2 टाइप्स का पढ़ते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर 2 गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, 2 अलग-अलग गैमेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ओनली जो सिंगल पेरेंट है वही डिवाइड होके जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक बार हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रो हम एक बार डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एक नया इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो अपनी मेंटेनेंस है अर्थ के ऊपर उसको बनाए रख रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ा रहा है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो मेनली 2 टाइप की होती है। यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा दोनों शो किए हुए हैं। ये ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नीचे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल एंड फीमेल 2 गैमेट होते हैं, ठीक है? मेल एंड फीमेल दोनों से 50-50% जो डीएनए है वो पास होता है, मतलब हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 46% 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं 46 में से 23 क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट मेल से पास होंगे और 23 क्रोमोसोम फीमेल से पास होंगे। यहाँ पे देखिए 46 क्रोमोसोम नंबर और 23 इन पेयर, मेयोसिस होगा, जो एग है उसकी फॉर्मेशन होगी से, और ये एग है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। इधर से मेल से जो मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन होगी, 23 क्रोमोसोम इधर से जाएँगे। एग एंड स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट के अंदर कितने 23 इधर से आए थे
और 23 इधर से पास हो रहे हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम। और फिर आगे माइटोसिस की प्रोसेस हो चलती रहेगी, और ये फिर जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो, और फिर एक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भई सेक्सुअल में दोनों गैमेट्स थे, उन्होंने 50-50% जो डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, उसको उसके बीच फ्यूजन हुआ और फिर एक न्यू गैमेट की फॉर्मेशन हुई। ये होता है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम किसी और भी ऑर्गेनिज़्म की बात करते हैं, किसी और एनिमल की बात करते हो ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, तो उसमें भी सेम होता है कि 50% जो क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएँगे, जेनेटिक मटेरियल है वो मेल से आता है और 50% फीमेल से आता है, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियो, और उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही प्रोसेस पूरी चलती है। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमेट प्रेजेंट है, एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है, और वो अपनी बॉडी को डिवाइड करेगा। अपनी बॉडी को डिवाइड करके क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा, और उसी से उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी आगे चलती रहती है। फिर बात करते हैं कि भई हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली बात करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो रहा है और न्यू ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कहाँ से है? हमारे मदर और फादर से है सेक्सुअल में, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी जो सिंगल पेरेंट है, वहाँ से वो जो डीएनए है वो उसी का डिवाइडेशन होता है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्या हम एग्ज़ैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की? यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसमें फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम एग्ज़ैक्टली डीएनए, नॉर्मल सी बात है, डीएनए हमारे पेरेंट्स से आ रहा है, तो हम क्या अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं क्या? एग्ज़ैक्टली सेम कॉपी होते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नो। हम अपने पेरेंट्स की एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होते। देखिए, यहाँ से 23 क्रोमोसोम आए थे। यहाँ से भी 23 क्रोमोसोम आए थे, ठीक है? मदर का डीएनए हाफ 50% और फादर का डीएनए 50%, इसके बीच मिक्सिंग होगी। तो ये जो दोनों का डीएनए था, ये क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। दोनों का डीएनए मिक्सअप हो गया, तो कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर मदर के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स है वो हमारे अंदर फादर के होते हैं। क्यों होते हैं? हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, डीएनए आ रहा है, वही आके प्रोटीन बिल्डिंग का काम करता है, और प्रोटीन प्रोटीन है वो हमारी क्या, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो यहाँ पे आधा डीएनए हमारे पास किसका है? मदर का है, और आधा डीएनए हमारे पास किसका है? फादर का है। तो कुछ जो प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी स्ट्रक्चर होगी हमारी, वो अकॉर्डिंग टू मदर होगी, कुछ कैरेक्टर्स मदर के शो होंगे हमारे अंदर, और कुछ कैरेक्टर्स है वो हमारे अंदर फादर के शो होंगे। कि ये सब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए की कॉपी बन रही होती है, उस टाइम पे कोई ना कोई एरर आ जाते हैं मिक्सिंग के बाद भी, और हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स फादर से हमारे मैच ज़रूर करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर से मैच करेंगे। क्योंकि हम उन दोनों की मतलब उन दोनों का डीएनए ही मिक्स अप होके हमारे अंदर नेक पास होता है। उसी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और तभी हमारे बॉडी बिल्डिंग होती है, कंप्लीट जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो यहाँ पे तो बात हो गया कि भई यहाँ पे तो फादर और मदर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये हो गया कि भई फादर और मदर का डीएनए था वो मिक्स अप हो गया है। इस वजह से हम एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं होते पेरेंट्स की, एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर आए, कुछ मिक्सिंग हो गई, उसकी वजह से अलग-अलग प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, और उन अलग-अलग प्रोटीन्स की सिंथेसिस की वजह से हम एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक सेल है वो डिवाइड हो रही है बस, तो फिर ये डॉटर सेल्स तो एग्ज़ैक्ट अपनी जो पेरेंट सेल है उसकी कॉपी होंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो पेरेंट सेल है वो उस डॉटर सेल्स उसकी एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, जब भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उस टाइम पे कोई ना कोई, चाहे एनवायरमेंटली कोई एरर आए, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की वजह से कोई एरर कोज हो, और कुछ चेंजेज आ जाते हैं,
कुछ चेंजेज आएँगे, उसकी वजह से जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर भी चेंजेज आएँगे, और डीएनए सीक्वेंस में चेंजेज आ रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वो भी अलग होगी, और बॉडी बनेगी, जो बॉडी बिल्डिंग होगी, एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, वो भी उसके अंदर भी कुछ चेंजेज शो होंगे। ये जो चेंजेज आ रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए नेग्लिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि जो चेंजेज़ आए हमारे अंदर यहाँ पे, कुछ चेंजेज़ आए वो शो नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन एक जनरेशन में कुछ चेंजेज़ आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन में थोड़े से और चेंजेज़ आए, उसके बाद थोड़े और चेंजेज़ आए। तो ये चेंजेज़ आते रहेंगे धीरे-धीरे, और ये चेंजेज़ ही क्या कोज़ करेंगे, आगे वेरिएशन कोज़ करेंगे, एक न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन करेंगे। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब हर एक स्टेज के अंदर अलग-अलग चेंजेज़ आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अ, जो कुछ कंटिन्यू कुछ स्पीशीज़ में रिप्रोड्यूस होता जा रहा है, मतलब अलग-अलग जनरेशन पे कुछ चेंजेज़ आते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज़ है वो कंप्लीटली चेंजेज़ की वजह से एक न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन कर देती है। रिप्रोडक्शन के जो बेसिक थे वो रिप्रोडक्शन इज इट्स basic level is involved making similar or dissimilar body design through the genetic material present in the chromosome of its nucleus। वही बात बता रहा है कि जो सिमिलर फंक्शन है स्टार्टिंग में, जो पेरेंट से डीएनए की मिक्सिंग हुई थी, उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो मे भी सिमिलर हो सकता है, मे भी उसकी जो बॉडी है वो डिसिमिलर डिजाइन हो सकती है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मिक्सिंग हुई है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है। डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए है उसकी वजह से क्या बन रहे हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। कोई भी चेंजेज आएगा, डीएनए के अंदर कोई चेंजेज आ रहा है तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहां भी वो चेंजेस शो होंगे, विच अल्टीमेटली लीड द अल्टर बॉडी डिजाइन, और इसी की वजह से हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते एज इट इज अवर पेरेंट्स। क्योंकि डीएनए में चेंज आया, देन प्रोटीन में चेंज आया, प्रोटीन में चेंज आया, तो हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज हो, क्योंकि प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। Basic event in reproduction is production of DNA copies in our reproducing cell. The process is called DNA replication। जो बेसिक इवेंट उसमें क्या हो रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, वो आगे जाके नई सेल बनाएंगी, नई सेल बनाएंगी, उसके अंदर जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो चलती रहेगी, और फिर उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म वो बनेगा। तो बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का, कि भाई डीएनए की कॉपी बनाते रहना, और जो डीएनए की कॉपी बन रही है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। व्हेन द सेल डिवाइड व्हेन द सेल डिवाइड इनटू टू, एक मिनट, सेल डिवाइड हो रही है, जब सेल दो में डिवाइड हो रही है तो हर एक सेल के अंदर एक डीएनए की कॉपी प्रेजेंट रहेगी, और उसके साथ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और उसके साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होंगे। जब ऑब्वियसली बात है, जब एक सेल डिवाइड हो रही है जेनेटिक मटेरियल तो जा ही रहा है, उसके साथ में जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी आगे जाके पास होंगे, वो भी डिवाइडेशन के साथ आगे उसके साथ पास होंगे। ये आगे 9th क्लास में भी सेल डिवीजन पढ़ा है आपने, और आगे 11th क्लास में पढ़ोगे अगर मेडिकल स्ट्रीम लेते हो तो उसमें आपने माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी, 9th क्लास में सेल डिवीजन वाला पार्ट है वहां पे। फिर बात करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो ये जो 2 कॉपीज़ बन गई, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग लीड्स टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स, बट एनी एरर इन डुप्लीकेशन कैन लीड्स टू डिसिमिलर सेल और वेरिएशन। कंप्लीटली जो डीएनए कॉपी है वो सही से हो गई, तो उस वजह से मे भी आइडेंटिकल सेल्स बन जाए। लेकिन जब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, जब यहाँ पे डुप्लीकेशन की प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे कोई एरर आ गया, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन कोज होगा, कोई ना कोई चेंजेज आएगा, और वो भी हमें डिसिमिलर शो होने में, हमें एक आइडेंटिकल सेल बनाने में हेल्प करता है। The inbuilt tendency of variation during the reproduction form the basis for the evolution। जो जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आ रहे हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आ रहे हैं, वही वेरिएशंस क्या कोज करते हैं, इवोल्यूशन। आप जो अर्ली ह्यूमन है उसको देखोगे, और आज का जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, उसको देखोगे, तो ये चीज आप इजीली समझ सकते हो।
हम उनसे कितने चेंज हो चुके हैं। तो वो क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन उनके अंदर वेरिएशन आए, उनके अंदर चेंजेज आए और आज अर्ली ह्यूमन से हम मॉडर्न ह्यूमन को देखें तो कितना सारा चेंजमेंट आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे अर्ली ह्यूमन कुछ इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से था। इसके अंदर चेंजेस धीरे-धीरे आते गए और आज का जो मॉडर्न वुमन है वो कुछ इस टाइप से। तो ये चेंजेस जो कोज हो रहे हैं यही किसका बेस है? यही इवोल्यूशन का बेस है, यही इवोल्यूशन का बेसिस है। फिर बात करते हैं हम वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्या होंगे? वेरिएशन तो क्या है, जो कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम पे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। वेरिएशन है वो एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंज आ रहे हैं व्हिच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। वो उसके पेरेंट्स में नहीं था। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, डीएनए आया मदर और फादर से, वो मदर और फादर में वो चेंजमेंट नहीं था, वो कैरेक्टर था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब वो डीएनए की मिक्सिंग हो गई उस टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, वो कोई एरर आने की वजह से या मिक्सिंग होने की वजह से जब चेंजमेंट आया, चेंजमेंट की वजह से वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप होगा, जो कि हमारे पेरेंट्स में नहीं था लेकिन हमारे अंदर है। तो वही चीज़ क्या है? वेरिएशन है। जो पेरेंट्स में नहीं थी वो चीज़ हमारे अंदर प्रेज़ेंट है, वो क्या शो कर रही है? वेरिएशन शो कर रही है। वेरिएशन इज़ द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल व्हिच हैज़ नॉट एक्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। ये देखिए जो माइटोसिस और मेयोसिस बताई थी मैंने, ये माइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा, एक सेल है वो 2 में डिवाइड होती है और जो मेयोसिस प्रोसेस है वो एक सेल है वो 4 में डिवाइड होती है। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भई जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो माइटोसिस से भी होता है और मेयोसिस प्रोसेस से भी होता है। माइटोसिस में एक सेल है वो 2 में डिवाइड होती है और मेयोसिस है उसमें एक सेल है वो 4 में डिवाइड होती है। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो वेरिएशन है, उनकी वजह से एक तो इवोल्यूशन हो रहा है, सीधी-सी बात है। इवोल्यूशन हो रहा है, एडाप्टेशन आ रहे हैं और खुद को सर्वाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे अडॉप्ट करे। अडॉप्टेशन और इवोल्यूशन ये दोनों के दोनों प्रोसेस किसमें काउंट होते हैं? वेरिएशन में काउंट होती है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे जिराफ का, कि जिराफ को फूड चाहिए था। जहाँ भी ये रह रहा है, जिस भी निश्चय में रह रहा है, निश्चय क्या होता है? एक घर मतलब एक जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट भी एग्जिस्ट करती है और वहीं पे वो रह रहा है। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह भी रहा है और उसकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो भी वहीं पे चल रही है, तो वो क्या होता है? निश्चय होता है। एक ऑर्गेनिज्म है वो एक वेल डिफाइंड प्लेस पे रह रहा है, वहीं पे उसकी फंक्शनिंग चल रही है, सारी की सारी लाइफ प्रोसेस है वो चल रही है। अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी वो उसी जगह का यूज़ कर रहा है। तो बात करें हम जिराफ की, तो जिराफ पहले क्या खा रहा है? वहाँ पे जिस एरिया में रह रहा है वहाँ की उसने ग्रासेस है वो खाई, ग्रासेस को खाया, उस एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंटिन्यूअसली ग्रासेस को खा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? वो फिनिश हो जाएगी। फिर उस वो क्या करना स्टार्ट करेगा? ब्रांचेज़ है, ब्रांचेज़ पे जो लीव्स प्रेज़ेंट है प्लांट्स के ऊपर, उनको खाने की कोशिश करेगा। इसने कोशिश स्टार्ट की तो उस हाइट के अकॉर्डिंग ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें चेंजमेंट आते गए और ये खुद को उस जगह के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और ये वेरिएशंस की वजह से अपनी रिक्वायरमेंट्स की वजह से उस चेंजमेंट को अपने अंदर असेंबल कर लिया इसने। सेम बात मॉडर्न वुमन की, जैसे-जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, हम खुद को चेंज करते गए। कुछ हमारे अंदर एनवायरमेंटल चेंजेज़ आए, कुछ हमारे जेनेटिक चेंजेज़ आए और जो हमारे एंशिएंट्स थे उनसे और जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे लेकर और आज के जो हमारा मॉडर्न वुमन है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ गए। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेस। ऑर्गेनिज्म है वो एक वेल डिफाइंड प्लेस में रहेगा और निश्चय इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। एक ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे उसकी सारी जो नीड्स है वो कंप्लीट हो रही है, सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है और वहीं पे वो रिप्रोड्यूस करेगा। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कोपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर। जो उसकी कंसिस्टेंसी है डीएनए कॉपी करने की, वो उसके बॉडी डिजाइन, उसके फीचर्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। अब मान लो डीएनए कंप्लीटली डैमेज होता गया, एकदम से डैमेज हो गया, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में या तो डैमेज हो गया या कंप्लीटली एरर आ गया, तो वो तो स्पीसीज ही एकदम से चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं होता, धीरे-धीरे उसके अंदर जो वेरिएशन है वो आएँगे
और उस जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आ रहे थे वो तो एज़ इट इज़ रहेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर की जो मिक्सिंग हो रही है उसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत चेंजेज़ आएँगे, उनको भी वो मेंटेन करके रखता है। इट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ देयर पर्टिकुलर निश्चय, और ये क्या चीज़ को जो उसका निश्चय जिस जगह पे वो रह रहा है, उस जगह को वो अडॉप्ट कर पाएगा। मान लो एक न्यू स्पीशीज़ आई है और उसमें कंप्लीटली चेंजेज़ हो जाए, जो वो अपने उसका पेरेंट है, उस उससे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, तो क्या उसके पेरेंट्स जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस निश्चय के अंदर वो रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, क्या वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स वाले कैरेक्टर भी होने ज़रूरी है, उसके अंदर जो चेंजेज़ आए हैं, वो भी उस निश्चय के अकॉर्डिंग, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग होने ज़रूरी है। वेरिएशन हेल्प इन द अडॉप्टेशन, वेरिएशन है वो किसमें हेल्प कर रहा है? अडॉप्टेशन में टू ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, गिव देम ए चांस टू सर्वाइव। वेरिएशन आएँगे, चेंजेस आएँगे तो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो पाएँगे, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिएशन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन, वेरिएशन है, चेंजेस है वो पॉपुलेशन में जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का बेसिक एंड वेरिएशन। क्या-क्या पढ़ा हमने आज? रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? और रिप्रोडक्शन है उसके टाइम पे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, न्यू प्रोजेनी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो सेम एग्ज़ैक्ट कॉपी होती है क्या पेरेंट सेल की? और इसके अलावा वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का है, और जो जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप हैं, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे हो रहा है, एनिमल्स में कैसे हो रहा है, वो हम आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।